अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन खान हूं और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ में फिजियोलॉजी का ब्लड वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने रेड ब्लड सेल्स के मुतालिक पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और कहाँ पैदा होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का प्रोसेस, कि रेड ब्लड सेल्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो जो टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक का नाम है जी एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो के वर्ड से आप याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स से है। इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है। तो इरेथ्रो मीन रेड ब्लड सेल्स एंड पोइसिस मीन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या सिंथेसिस। तो डेफिनेशन बनेगी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। बहुत है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मजीद साथ आप ऐड करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन रेड बोन मैरो ड्यू टू रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड ऑक्सीजन और डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन। तो यहाँ दो चीज़ें हमने ऐड की हैं। एक तो हमने लोकेशन ऐड किया, ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि रेड बोन मैरो में बनते हैं। उसके बाद इरेथ्रोपोइटिन की वजह से आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है और इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से। इसे हम हाइपोक्सिया भी बोलते होते हैं प्रॉपर टर्म में। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने हैशटैग में हाईलाइट किया। आपने दो हैशटैग याद रखने हैं, एक तो डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन पहला हैशटैग है और दूसरा हमारा है एरिथ्रोपोइटिन। तो मैं प्रोसेस को जो है ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये स्केच में मैंने यहाँ जो ना आपके लिए बनाया हुआ है कि ब्लड सेल्स हैं। ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में आपको रेड ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं रेड कलर में, और रेड ब्लड सेल्स के साथ ये 3 डॉट में एक हार्मोन अटैच है। ये रेड ब्लड सेल के साथ अटैच भी होता है। इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये किडनी रिलीज करती होती है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी के कॉर्टेक्स वाले सेल्स जो हैं वो रिलीज करते होते हैं। आपको इतनी डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है और ये ब्लड किडनी से पास होता है, तो किडनी इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को ब्लड सेल से डिटैच करती है। इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। कब रिलीज होगा? जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी। कौन रिलीज करेगा? किडनी। अब किडनी ने रिलीज किया इरेथ्रोपोइटिन, उसके बाद यही ब्लड जनाब जब जाता है आपके बोन मैरो में, ये इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो रिलीज हुआ है, ये जैसे ब्लड पास होते होते जाता है तो ये बोन मैरो में पहुंचता है इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन आपके रेड बोन मैरो में स्पेसिफिकली, और वहाँ हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स हैं आरबीसीज जिनसे प्रोड्यूस होते हैं। तो हीमोसाइटोब्लास्ट को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है इरेथ्रोपोइटिन। हीमोसाइटोब्लास्ट बनाते हैं आरबीसीज प्रीकर्सर। ये एक सेल है जो स्पेसिफिकली आरबीसीज को बनाता है। तो आरबीसीज प्रीकर्सर सेल है, इससे जनाब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और रेड ब्लड सेल्स वापस ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये इरेथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है। आप लोगों ने याद रखना है, लो ब्लड ऑक्सीजन होगी, किडनी इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगा, इरेथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो में जाएगा, हीमोसाइटोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा जो आरबीसीज प्रीकर्सर बनाएगा, और आरबीसीज प्रीकर्सर से रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे जो कि वापस ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब जी हम आते हैं कि आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। फैक्टर्स नीडेड फॉर आरबीसीज सिंथेसिस और इरेथ्रोपोइसिस। तो आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनमें वाइटामिन्स हैं कुछ। तो सबसे पहला है विटामिन B12 और फोलिक एसिड। विटामिन B12 और फोलिक एसिड रिक्वायर्ड है जी। इनका रोल है डीएनए की सिंथेसिस में, क्योंकि आरबीसी एक सेल है, सेल में जनाब इसका अपना डीएनए भी है। तो ये डीएनए की सिंथेसिस के लिए इस आरबीसी की प्रोडक्शन में ज़रूरी है, हमें विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है और साथ में फोलिक एसिड की। दूसरा जनाब विटामिन C है। तो विटामिन C जो है ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। आयरन जो है रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट जो है वो आयरन से बना हुआ है, तो उसमें आयरन की ज़रूरत है। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C की ज़रूरत होती है। ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, जो ग्लोबिन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, वो प्रोटीन से बना हुआ था, तो इसी वजह से हमें प्रोटीन्स भी चाहिए होती हैं। और लास्ट में नेक्स्ट जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये आगे डिटेल में जीआईटी में भी हम पढ़ेंगे, या अनीमिया में भी ये मजीद आएंगे। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ज़्यादातर आपकी जो एब्जॉर्प्शन वाली सर्फेसेज हैं ये वहाँ पाई जाती हैं, आपकी जीआईटी के सेल्स में भी।
और आयरन रिक्वायर्ड है हीम पोर्शन को बनाने के लिए, और लास्ट में हार्मोन्स हैं जो कि ट्रिगर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं इरेथ्रोपोइसिस के लिए, और मेजर हार्मोन जो है वो ये इरेथ्रोपोइटिन है। तो आपने ये फैक्टर्स याद रखने हैं, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन C, प्रोटीन्स और हार्मोन्स में इरेथ्रोपोइटिन और आयरन, और फिर लास्ट में इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी विटामिन B12 के लिए। तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए हैं और ये क्यों ज़रूरी है ये भी साथ में बताया, आप लोगों ने याद रखना है। वाइवा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और मैं अभी भी वाइवा ले रहा था, फर्स्ट पार्ट का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले थे, तो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन आरबीसीज के। आरबीसीज में नॉर्मली क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं इनकी कंसंट्रेशन में, इनकी शेप में, साइज में। तो हम ज़्यादातर कंसंट्रेशन की बात करेंगे, यानी काउंट की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल, आप जानते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंज। अब आपने वेरिएशंस का मतलब ये नहीं याद रखना है कि आरबीसीज कब बढ़ रहे हैं और कब कम हो रहे हैं। वेरिएशंस का मतलब चेंज है, वो चेंज ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो डिक्रीज नहीं है ये। ठीक है, और आरबीसीज के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो चंद फैक्टर्स हैं नॉर्मली जिनकी वजह से आरबीसीज का काउंट जो है कम ज़्यादा होते हैं। तो इनमें पहला है जो डायूरनल चेंजेस इन आरबीसीज। डायूरनल जो है ये डे से आपने याद रखना है, डे टाइम, यानी एक दिन आप जानते हैं 24 घंटे का होता है, तो एक दिन में दिन के दौरान जो है मुख्तलिफ टाइम आ रहा है, सुबह दोपहर शाम, तो इस दौरान आरबीसीज की कंसंट्रेशन या इनका काउंट चेंज हो रहा होता है। ये टोटल 24 आवर्स में 5% जो काउंट है इनका ये कम ज़्यादा होता है। जब आप सो रहे होते हैं मॉर्निंग में और रात को सोते वक्त, तो आरबीसीज की काउंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। और इवनिंग में जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम आरबीसीज जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इनका काउंट जो है बढ़ जाता है, प्रोडक्शन तेज़ हो जाती है। दूसरा जो है टेम्परेचर के दौरान, अब टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरबीसीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर कम हो तो आरबीसीज की काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है हाई एल्टीट्यूड मीन बुलंदी। तो अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसीज की तादाद बढ़ जाती है। इसकी आपने देखा होगा, आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, अगर नारायण का खान पाकिस्तान की बात करें, हुंजा वगैरह, तो वहाँ जो पठान लोग हैं वो उनके चेहरे रेड रेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं। इसकी वजह इरेथ्रोपोइसिस वाले प्रोसेस से है कि जो आप ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने के रिस्पांस में इरेथ्रोपोइसिस जो है ये वाला प्रोसेस तेज हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं। अब ज़्यादा बनते हैं तो ऐसे बंदों में रेड ब्लड सेल्स का काउंट ज़्यादा होता है। तो जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे आरबीसीज का काउंट इंक्रीज होता है। और लास्ट फैक्टर है जी एक्स रेज या रेडिएशंस। रेडिएशन से एक्सपोजर की वजह से आपका जो बोन मैरो है जो बना रहा है आपके ब्लड सेल्स को, ये डिप्रेस हो जाता है, ये नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता। इस वजह से आपके ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। तो जी एक्स रेज से अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो तो तब रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन, इनका काउंट कम हो जाता है, वजह ये बोन मैरो सप्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक जी वो है हमारा फंक्शंस कि आरबीसीज का जी काम क्या है। तो आरबीसीज के काम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहला विस्कोसिटी, या पहले भी पढ़ चुके, हमने एक मरतबा जिक्र किया था मेरे ख्याल से फंक्शंस ऑफ ब्लड में, कि आरबीसीज चूँकि ब्लड सेल्स हैं तो ये ब्लड में इकट्ठे होते हैं, ब्लड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, ये जो मेंटेन भी करवाते हैं। अगर अब इसमें मैं यूँ बता रहा हूँ कि अगर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होंगे तो ब्लड जो है वो पतला हो जाएगा। तो इनका काउंट अगर मेंटेन रहेगा तो रेड ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड का गाढ़ापन जो है वो भी मेंटेन रहेगा, ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना कम गाढ़ा होगा। और दूसरा इनका फंक्शन जो है आयोनिक बैलेंस। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ब्लड का आयोनिक बैलेंस मेंटेन करवाते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है टुवर्ड्स डिफरेंट आयंस। ये यहाँ मैंने लिखा भी है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है, मतलब वो इजाज़त देती है, मुख्तलिफ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ आयंस को सेक्रेट करती है।
तो परमिएबिलिटी की वजह से आयोनिक बैलेंस मेंटेन करवाते हैं। जो आयंस ब्लड में बढ़ रहे हो रेड ब्लड सेल उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ब्लड के प्लाज्मा में आयंस की कंसंट्रेशन जो बढ़ रहे थे वो मेंटेन हो जाएगी। इसी तरह जो आयंस जो है ब्लड प्लाज्मा में कम हो रहे हो तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो आयंस अगर इनके अंदर मौजूद हैं तो वो रिलीज करेंगे, जिससे ब्लड प्लाज्मा में आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। तो आयोनिक बैलेंस दूसरा फंक्शन। तीसरा जो है एसिड बेस बैलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ड्यू टू बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है ये डिटेल में एक आधी जगह यहाँ नीचे भी आएगा। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। लंग से जैसे ही गुजरता है ब्लड तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो ब्लड में एंटर होती है, फिर रेड ब्लड सेल्स में और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और जब टिश्यू में जाता है ब्लड तो वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स के साथ आकर अटैच हो जाती है, चिपक जाती है, और जब लंग्स में पहुंचता है ब्लड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब टिश्यूज़ में आपको बता रहा हूँ ये रेस्पिरेशन में कि टिश्यू जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में एंटर होती है वाटर के साथ मिलती है, एक एंजाइम है ये इन दोनों को मिलाता है, उसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जनाब इनका रिएक्शन प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। और कार्बोनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन से टूट जाता है हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं जनाब ये pH में इन्वॉल्व्ड हैं, और एसिड बेस का जो इफेक्ट है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से आता है। हम जानते हैं एसिडिक पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना। जहाँ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जहाँ हाइड्रोजन आयंस कम हो वो बेसिक इन्वायरमेंट होता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये सारा काम हीमोग्लोबिन के अंदर हो रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहा होता है, और जो है इनमें से बहुत सारे ये जो आयंस हैं हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रहे होते हैं, डिटैच हो रहे होते हैं। ये बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है। तो इनके अटैच और डिटैच होने की वजह से एसिड बेस बैलेंस ब्लड का मेंटेन रहता है। तो आपने ये याद रखना है जो फंक्शंस विस्कोसिटी मेंटेन करते हैं आरबीसीज ब्लड का जनाब, इसके अलावा आयोनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करवाते हैं बफरिंग एक्शन की वजह से हीमोग्लोबिन के, और रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। यह भी मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज़ तक और कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज़ से लंग्स तक जो है ये ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व हैं। ये थी जी हमारी आज की एरिथ्रोपोइसिस की डिस्कशन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।